हाय स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। लास्ट लेक्चर में हमने एटम को लेकर एक समझदारी बनाई। एटम को सबसे पहले ब्रिटिश साइंटिस्ट जॉन डेल्टन ने डिफाइन किया था। उन्होंने कहा था एटम किसी भी चीज का सबसे छोटा से छोटा पार्टिकल है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस विच इज इनडिविजिबल, विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड आर कॉल्ड एटम। आज के लेक्चर में हम उस एटम के एटॉमिक मॉडल की बात करने वाले हैं। किस चीज की बात करेंगे? एटॉमिक मॉडल। वैसे बहुत सारे एटॉमिक मॉडल हैं, लेकिन आपके सिलेबस में ग्रेड 11th में 3 एटॉमिक मॉडल दिए गए हैं। जो सबसे पहला एटॉमिक मॉडल है उस साइंटिस्ट का नाम थॉमसन है, सर जे जे थॉमसन। थॉमसन का एटॉमिक मॉडल हमें सबसे पहले पढ़ना है। तो क्या है थॉमसन का एटॉमिक मॉडल? देखो, ये लेक्चर बहुत आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान देना, आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। थॉमसन कहते हैं एटम स्फेरिकल होता है। कैसा होता है? स्फेरिकल। चलिए बना लेते हैं। एटम स्फेरिकल है, एक वाटरमेलन की तरह। इनके एटॉमिक मॉडल को प्लम पुडिंग एटॉमिक मॉडल भी कहा जाता है, या वाटरमेलन एटॉमिक मॉडल भी कह सकते हैं। तो एटम स्फेरिकल है। अब अपने माइंड में एक वाटरमेलन को रख लीजिए, इनकी थियरी समझना है तो। इन्होंने कहा जो लाल वाला पार्ट है ना वाटरमेलन में, वो क्लाउड, एटम के अंदर एक क्लाउड है, और वो है पॉजिटिवली चार्ज है। यानी प्रोटॉन के कॉन्सेप्ट को उन्होंने कहा, वो जो रेड वाला पार्ट है वो प्रोटॉन का कॉन्सेप्ट है, क्लाउड है। और जो उसके अंदर सीड्स होते हैं ना, सीड्स, वह इलेक्ट्रॉन है। बोला उस लाल वाले पार्ट में, यानी पॉजिटिवली चार्ज क्लाउड में, वह इलेक्ट्रॉन इम्बीडेड होता है, घुसा हुआ होता है, जैसा आपने किसके अंदर देखा? वाटरमेलन के अंदर। तो कुछ इस तरह से उन्होंने बताया था कि ये प्रोटॉन है, इसके जस्ट बगल में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट था। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन। इन्होंने कहा किसी एटम के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन। इन्होंने कहा एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्यों न्यूट्रल होता है? पॉजिटिव और नेगेटिव की क्वांटिटी इक्वल है, कैंसिल कर देते हैं, एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। यस, सही बात है, एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। एटम स्फेरिकल होता है, यह भी बात में माना गया कि एटम स्फेरिकल होता है। लेकिन बाकी जितने बातें इन्होंने एटम को लेकर कही, सब बातें गलत थी स्टूडेंट। क्या कही, क्या गलतियां थी, समझते हैं। इन्होंने बताया कि जो प्रोटॉन है, पॉजिटिव चार्ज है, वो हर जगह है, हर जगह दिख रहा है ना पॉजिटिव चार्ज। यह गलत है। इसके बाद वाले एक्सपेरिमेंट में देखेंगे कि पॉजिटिव सिर्फ सेंटर में होता है। तो इन्होंने न्यूक्लियस के कॉन्सेप्ट्स को बताया ही नहीं कि न्यूक्लियस करके कोई चीज होती है। तो पॉइंट नंबर 1, इन्होंने न्यूक्लियस के कॉन्सेप्ट को नहीं बताया। आगे सुनिए स्टूडेंट। जब अल्फा रेस की बम्बार्डिंग किया गोल्ड फॉइल पर, किसने? गोल्डस्टीन और रुदरफोर्ड ने। तो गोल्डस्टीन और रुदरफोर्ड ने जब बम्बार्डिंग किया, तो जो स्कैटरिंग हुआ, उस स्कैटरिंग को भी यह थियरी नहीं एक्सप्लेन कर पाया। तीसरी चीज, अरे भाई, जो क्लाउड है, यानी वो लाल वाला पार्ट है, वो इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके कैसे रखता है? वो सीड्स को कैसे होल्ड करके रखता है? यानी इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी की भी बात इन्होंने नहीं की, इलेक्ट्रॉन उसके अंदर स्टेबल कैसे होता है? तो 3-4 ये सबसे बड़ी गलतियां हैं। वैसे और भी गलतियां थी, लेकिन 3-4 आपकी सबसे बड़ी गलतियां। अल्फा रेज स्कैटरिंग को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। दूसरा, न्यूक्लियस के कॉन्सेप्ट्स को नहीं बताए। तीसरा, इन्होंने इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी को लेकर उस क्लाउड में कोई भी डेफिनेशन नहीं दिया, कह दिया कि स्टेबल होता है और आगे कुछ नहीं बताया। तो एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम रुदरफोर्ड है, जो दूसरा एटॉमिक मॉडल है। रुदरफोर्ड ने एटम को लेकर उन्होंने बम्बार्डिंग किया अल्फा रेस की।
या अल्फा रेज है स्टूडेंट। अल्फा रेज होते क्या है? एक पॉजिटिव रेज होते हैं अल्फा रेज, जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से मिलते हैं। किससे मिलते हैं? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से अल्फा रेज निकलते हैं। कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस 3 टाइप ऑफ रेज को इमिट करता है, अल्फा, बीटा और गैमा। इसी चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे रेडियो एक्टिविटी का कॉन्सेप्ट। तो जब इन्होंने अल्फा रेज की बम्बार्डिंग किया एटम के ऊपर, तो क्या देखा? कुछ अल्फा रेज सीधे निकल गए, कुछ डिफ्लेक्ट हुए, जो सेंटर में आया वो पूरा डिफ्लेक्ट होकर यू टर्न हो गया। अब अगर ऐसा होता तो पॉजिटिव यहां है, यहां भी यू टर्न होना चाहिए था। यदि भाई डिफ्लेक्शन हर जगह से होना चाहिए था ना, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सेंटर से ज्यादा डिफ्लेक्शन देखने को मिला। तो रुदरफोर्ड ने क्या किया? अच्छे से इसको स्टडी किया, तो कहा नहीं भाई, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, थॉमसन ने बताया कि यूनिफॉर्मली हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है। इन्होंने कहा ऐसा नहीं है, वह पॉजिटिव चार्ज सिर्फ सेंटर में है। और उसी सेंट्रल पॉजिटिव चार्ज को रुदरफोर्ड ने क्या कहा कि यह सेंट्रल पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस होता है, जिसके अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन रहते हैं। तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी भी किसने की थी? रुदरफोर्ड ने। यह एक्सपेरिमेंट इन्होंने 1911 में किया था स्टूडेंट। और थॉमसन ने यह एटॉमिक मॉडल जो दिया था, यह 1900 में दिया था। 1900 में थॉमसन ने एटॉमिक मॉडल दिया, 1911 में इन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। जबकि उससे पहले इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी थॉमसन कर चुके थे 19 से पहले, 1900 में थियरी दिए, उससे पहले उन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर ली थी। यहां देखिए डेट आपको कहीं नहीं लिखना है, और ना ही नीट और जेई जैसे जगहों पर डेट पूछता है कि कब डिस्कवर किया। आप कोई हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हो, ये तो मैं आपके उसके लिए बता रहा हूं कि कितना टाइम के बाद इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, इसलिए बता रहा हूं। स्टूडेंट यहां देखिए, कहा ये बाहर खाली जगह होते हैं, एम्प्टी स्पेस, और इस एम्प्टी स्पेस में इलेक्ट्रॉन घूमता है, रिवॉल्व करता है, और रिवॉल्व एक डेफिनिट सेल्स में करता है। सेल्स का कॉन्सेप्ट किसने बताया? रुदरफोर्ड ने। कहा इलेक्ट्रॉन सेल्स में घूमते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो इनके पॉजिटिव थे। अब निगेटिव क्या था रुदरफोर्ड का? ध्यान से सुनिए। सबसे पहला निगेटिव ये था, भाई जो सेल है ना, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? जैसे आपने पढ़ा है बोर्स के अकॉर्डिंग, के में 2, एल में 8, एम में 18। तो ऐसे इन्होंने नहीं बताया ना कि सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो सबसे पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो इन्होंने नहीं बताया। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट गलती जो थी, एक साइंटिस्ट है मैक्सवेल। मैक्सवेल कहते हैं अगर कोई पार्टिकल मूव करता है, रिवॉल्व करता है, मोशन में है, सिंपल लैंग्वेज में कहो मोशन में है, तो वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में एनर्जी को इमिट करेगा। किस फॉर्म में इमिट करेगा स्टूडेंट? इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और जब वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में एनर्जी को इमिट करेगा, तो उसकी एनर्जी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन है, उसकी एनर्जी कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो जिस ऑर्बिट में घूम रहा था, वो ऑर्बिट धीरे धीरे करके श्रिंक होता जाएगा। एक ऐसा टाइम आएगा कि वह ऑर्बिट न्यूक्लियस के अंदर कोलैप्स कर जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो यह भी थियरी क्या हो गई? रॉन्ग हो गई स्टूडेंट। सबसे पहला रॉन्ग होने का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट था, यह था कि एनर्जी इमिट करेगा, एनर्जी इमिट करेगा तो वो कोलैप्स कर जाएगा। चलो मान लेते हैं कहीं से एनर्जी गेन कर रहा हो, अभी तो इमिट करने की बात की, कहीं एक्सटर्नल सोर्स एनर्जी गेन कर रहा हो, तो उसके एनर्जी लेवल यानी शेल का धीरे धीरे क्या होगा? न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, और न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो लगने वाला फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्स, एक तरह से कह सकते हैं वो बहुत कम हो जाएगा। तो बहुत सारी गलतियां हैं, बस बेसिक लेवल पर आप जानिए कि इन्होंने शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे उसको नहीं बताया, और दूसरा क्या नहीं बताया? इन्होंने यह नहीं बताया कि डेफिनेट शेल में जो इलेक्ट्रॉन घूमेगा उसकी एनर्जी का क्या कॉन्सेप्ट रहेगा। इन सब सारी बातों को, जो इनकी गलतियां हुई और इनकी गलतियां हुई, इन सारी गलतियों को समेट कर एक थियरी बनाया गया। उस साइंटिस्ट का नाम, 2 लोग थे, एक का नाम नील था, दूसरे का नाम बोर्स था। नील्स बोर्स ने 3 थियरी दिया, और उन्होंने इलेक्ट्रॉन को लेकर, इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी को लेकर बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया स्टूडेंट। तो चलिए नील्स बोर्स की थियरीज को समझते हैं।
बोस पोस्टुलेट या बोस की थियरी क्या थी? बोस ने 3 पोस्टुलेट दिए थे। फर्स्ट पोस्टुलेट को समझते हैं। फर्स्ट पोस्टुलेट क्या था बोस का? बोस कहते हैं इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकेगा। इलेक्ट्रॉन ऐसे वैसे ऑर्बिट में नहीं रिवॉल्व करेगा। इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा स्टूडेंट जिसका सेंट्रीपिटल फोर्स, कौन सा फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला FCP इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर। सेंट्रीपिटल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल होगा। कौन से फोर्स के? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। यह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जब इक्वल होगा उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा। अब सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? तो मोशन क्या होता है स्टूडेंट? अगर कोई ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अपने पोजीशन को चेंज करता है उस फिनोमिनन को कहते हैं मोशन। मोशन बेसिकली 2 टाइप का होता है स्टूडेंट। एक होता है लीनियर और एक होता है सर्कुलर, जिसको हम एंगुलर कहते हैं। लीनियर मतलब होता है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में जो मोशन हो उसे मोशन को हम लीनियर मोशन कहते हैं। सर्कुलर मोशन ऐसा मोशन जो किसी सर्कुलेटरी पाथ पर हो। कौन से पाथ पर हो? किसी सर्कुलेटरी पाथ पर जो मोशन होता है उसे हम एंगुलर या सर्कुलर मोशन कहते हैं। तो स्टूडेंट आप ध्यान से देखो, अगर कोई पार्टिकल है यहां मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट यहां मूव कर रहा है, तो ये तो ऐसे सीधा जाना चाहेगा ना। तो इसको सेंटर की तरफ, जैसे यहां आगे बढ़ा तो इसको ये स्ट्रेट पाथ ट्रेवल करेगा, स्ट्रेट। लेकिन उसको कर्व करने के लिए एक फोर्स ऐसा सेंटर की तरफ उसको खींच रहा है, जहां भी यहां से स्ट्रेट जाना चाहेगा उसको खींच रहा है। तो ऐसा फोर्स जो टूवर्ड द सेंटर अलोंग द रेडियस लगता है उस फोर्स को कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ऐसा फोर्स जो कहां लगे? टूवर्ड्स द सेंटर अलोंग द रेडियस, रेडियस के साथ, उस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है स्टूडेंट? 2 चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव है दूसरा भी पॉजिटिव हो सकता है, एक पॉजिटिव है दूसरा निगेटिव हो सकता है। 2 चार्जेस हैं या दोनों निगेटिव हो सकते हैं, यानी लाइक और अनलाइक। अगर ये दोनों चार्जेस कहां पे हो? रेस्ट में। इलेक्ट्रो मतलब होता है चार्ज, स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। A force which is applying between two charges when they are in stationary position। अगर चार्जेस स्टेशनरी पोजीशन पे हैं तो उन पर जो फोर्स लगेगा उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ध्यान दीजिए, यहां पर ये न्यूक्लियस है स्टूडेंट, इस पर चार्ज प्लस ही है, ये रेडियस है आर, यहां इलेक्ट्रॉन है उस पर चार्ज माइनस ही है। इलेक्ट्रॉन का मास यहां पर हम ये याद रखना टेंजेंट होता है, वेलोसिटी v है, मास इलेक्ट्रॉन का m है। तो यहां पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो क्या होगा? mv स्क्वायर बाय आर। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहां पर जो होगा वह होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या था फॉर्मूला? Q1 Q2, यहां पर पहला चार्ज प्लस ई दूसरा चार्ज माइनस ई, प्लस माइनस लिखेंगे नहीं तो हो जाएगा ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा? जिसका सेंट्रीपिटल फोर्स किसके इक्वल हो? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल हो। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? mv स्क्वायर बाय आर इक्वल होना चाहिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर के। कहा इलेक्ट्रॉन ऐसे वैसे ऑर्बिट में नहीं रिवॉल्व करेगा, ऐसे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा जिसका सेंट्रीपिटल फोर्स किसके इक्वल हो? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल हो। दिस इज बोस फर्स्ट पोस्टुलेट। चलिए बोस के सेकेंड पोस्टुलेट की बात करते हैं। बोर्स कहते हैं इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकता है जिसका एंगुलर मोमेंटम, कौन सा मोमेंटम? एंगुलर। 2 टाइप के मोमेंटम होते हैं, लीनियर और एंगुलर। अगर मोशन लीनियर होगा तो लीनियर मोमेंटम क्रिएट होगा, एंगुलर होगा तो एंगुलर मोमेंटम क्रिएट करेगा। तो एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल हो। कौन सा मल्टीपल? इंटीग्रल मल्टीपल हो, यानी n टाइम्स हो किसका? h/2 पाई का। तो चलिए समझते हैं।
एंगुलर मोमेंटम, जिसको हम L से रिप्रेजेंट करते हैं, यह हो इंटीग्रल मल्टीपल h अपॉन 2 पाई का। इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल हो, NH अपॉन 2 पाई के इक्वल हो। अगर इक्वल बोलोगे तो NH अपॉन 2 पाई बोलिए। H क्या है, प्लैंक का कांस्टेंट है स्टूडेंट। किसका कांस्टेंट है, प्लैंक का। 2 पाई 360 एंगल, जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है यह पूरा एंगल जो क्रिएट करेगा 360। एंगुलर मोमेंटम P इंटू आर होता है, लीनियर मोमेंटम इंटू रेडियस NH अपॉन 2 पाई। P होता है mv, तो इसको हम लिख सकते हैं mvr इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। यहां पर n क्या है स्टूडेंट, वेयर n इज इक्वल टू 1 हो सकता, 2 हो सकता, 3 हो सकता, 4 हो सकता, यह कुछ नहीं है, नंबर ऑफ सेल है, जिसको आगे हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दैट मीन्स नंबर ऑफ सेल। तो होप बोर्स के दोनों पोस्टुलेट आपको समझ में आ गए होंगे। पहला पोस्टुलेट क्या था, इलेक्ट्रॉन कहां घूमेगा, उस ऑर्बिट में जिसका सेंट्रीपिटल फोर्स किसके इक्वल हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल है स्टूडेंट। दूसरा क्या था, इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम NH अपॉन 2 पाई हो या इंटीग्रल मल्टीपल हो H अपॉन 2 पाई के। सिंपल लैंग्वेज में कहूं, n टाइम हो H अपॉन 2 पाई के। यह सेकेंड पोस्टुलेट था। अब हम थर्ड पोस्टुलेट देखते हैं। वो उसने तीसरा पोस्टुलेट क्या दिया था, ध्यान दीजिए। व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम एनी हायर परमिटेड ऑर्बिट यानी एनी हायर एनर्जी लेवल, इलेक्ट्रॉन किसी हायर एनर्जी लेवल से, यह शेल क्या है, एनर्जी लेवल है, यह हायर एनर्जी लेवल है, इसका एनर्जी रख दिया मैंने EF, हायर एनर्जी ऑर्बिटल से लोअर एनर्जी ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी मैंने मान लिया EI। व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम एनी हायर एनर्जी ऑर्बिट टू लोअर एनर्जी ऑर्बिट, इट इमिट्स सम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज डिफरेंस बिटवीन टू एनर्जी लेवल्स। नहीं समझ में आया, मान लो यहां पर 10 जूल एनर्जी है, एक वैल्यू बोल रहा हूं, इतना एनर्जी होता नहीं है, 10 जूल एनर्जी है किसका, इलेक्ट्रॉन की। यहां पर 6 जूल एनर्जी, इस ऑर्बिट की एनर्जी 10 जूल है, यहां 6 जूल। तो अगर इलेक्ट्रॉन को हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट पे आना है तो इन दोनों एनर्जी लेवल के बीच में जो डिफरेंस है एनर्जी का, उतना एनर्जी इमिट करना होगा, यानी 4 जूल एनर्जी इमिट करना होगा। तो इसको फॉर्मूला वाइज कैसे कैलकुलेट करेंगे, डेल्टा E इज इक्वल टू EF माइनस EI, EF माइनस EI। यह डेल्टा E जो होगा उसको हम H न्यू लिख सकते हैं, H न्यू इज इक्वल टू EF माइनस EI। व्हाट इज H न्यू स्टूडेंट, H न्यू एनर्जी ऑफ द फोटोन है, क्योंकि जो एनर्जी इमिट होगी वो इन द फॉर्म ऑफ फोटोन इमिट होगी। तो होप आपको तीसरा भी समझ में आया। इस तीसरा जो पोस्टुलेट है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम एनी हायर परमिटेड ऑर्बिट यानी एनी हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, इट इमिट्स सम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज डिफरेंस बिटवीन टू एनर्जी लेवल्स। तो स्टूडेंट हमने बोस की तीनों पोस्टुलेट को समझ लिया। अब हम बोस के ड्रॉबैक की बात करते हैं। तो बोस का ड्रॉबैक कुछ इस तरह से है, पीएम साहब नरेंद्र मोदी जी मुंबई आ रहे हैं, आप डीजे वाले को स्मैश करिए उनके स्वागत के लिए। तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, SMS डीजे पीएम इज कमिंग मुंबई। यह बोस के ड्रॉबैक है। किसके ड्रॉबैक है, बोस के। तो समझते हैं क्या ड्रॉबैक है बोस के। बोर्स ने शील्डिंग इफेक्ट नहीं बताया था,
क्या नहीं बताया था? शील्डिंग इफेक्ट। अभी आप सिर्फ नाम याद रखिए, आपको समझ में नहीं आएगा शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है। जब हम पीरियोडिक टेबल चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां समझ में आएगा शील्डिंग इफेक्ट होता क्या है। बोल्स ने मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम नहीं बताया था। कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम? मल्टी, सब नेम है, अभी याद रखिए, आगे हम बात करेंगे। मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, क्योंकि बोस की थियरी सिर्फ हाइड्रोजन को लेकर थी, तो हाइड्रोजन में सिंगल इलेक्ट्रॉन होते हैं। बोस ने स्क्रीनिंग इफेक्ट नहीं बताया था। क्या नहीं बताया था? स्क्रीनिंग इफेक्ट। बोस ने डबल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम नहीं बताया था। आगे हम पढ़ने वाले हैं, एक ही बॉक्स में, जैसे पी में 3 बॉक्सेस होंगे, पी एक्स, पी वाई और पी जेड, इसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो बोस ने डबल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को एक्सप्लेन नहीं किया था। जेड, बोस ने जीमैन इफेक्ट नहीं बताया था। कौन सा इफेक्ट? जीमैन इफेक्ट, एक इफेक्ट है, उसको भी आगे हम पढ़ेंगे, बोस ने एक्सप्लेन नहीं किया था। बोस ने पॉली एंड मल्टी ऑर्बिटल सिस्टम नहीं बताया था स्टूडेंट। क्या नहीं बताया था? पॉली एंड मल्टी ऑर्बिटल सिस्टम। अब ये क्या होता है पॉली एंड मल्टी ऑर्बिटल सिस्टम? हाइड्रोजन में एक ही ऑर्बिटल होता है, जबकि बाकी एलिमेंट्स में और भी ऑर्बिटल होते हैं, तो बोस ने ये सबको एक्सप्लेन नहीं किया था स्टूडेंट। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे स्पेक्ट्रल लाइंस की। चलिए, थैंक यू स्टूडेंट, बाय, टेक केयर।